नमस्कार दोस्तों, यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार लिए हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनका नाम है राजकुमार सैनी। पूर्व सांसद राजकुमार सैनी साहब ने संविधान सुरक्षा पार्टी बनाई है और वो उसके संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूरे समाज में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं और पूरा राष्ट्रव्यापी दौरा करने में लगे हैं। संगठन को मजबूत कर रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और विभिन्न मुद्दों पर अपनी बेबाक टिप्पणी रखने के लिए खासे मशहूर राजकुमार सैनी साहब से मैं हर मुद्दे पे कमोबेश बात करूंगा। तो आइए मिलते हैं पूर्व सांसद राजकुमार सैनी साहब से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने राजनीतिक की शुरुआत कहां से की? मैंने जो भारत के संविधान के अनुरूप सबसे छोटी इकाई है पंचायत जी, और पंचायत में सबसे छोटा मामला है पंच का जी। मैंने गांव के पंच, फिर सरपंच, फिर ब्लॉक समिति, फिर जिला परिषद, फिर एमएलए और फिर एमएलए के बाद मंत्री बना 2 सरकारों में और उसके बाद सांसद पद का भी मैंने कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा। आप जीते कि हारे? मैंने सभी चुनाव जितने लड़े हैं सभी चुनाव जीते हैं, एक्सेप्ट उसके पश्चात जो हमारा अभी भेदभाव 3 बार बंसीलाल सरकार में हुआ, जब दलित और पिछड़े लोगों की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा ना मिली, विरोध किया तो उन्होंने पार्टी से हटाए, मंत्री पद छीना, फिर हमने बंसीलाल को हटा करके ओम प्रकाश चौटाला बनाए। उन्होंने भी 3200 जेबीटी टीचरों में भर्ती जब की तो 70% SC ST OBC की जो मेरिट थी उसे खंडित करके वो लोग लगाए जिन्होंने टेस्ट भी नहीं दे रखा था, उसका विरोध किया तो उसके पश्चात उसने भी मुकदमे और प्रताड़ित किया तो उसको छोड़ करके भी सांसद पद, मंत्री पद छोड़ा और फिर ओम प्रकाश चौटाला जेल में चले गए तो हम कांग्रेस पार्टी के साथ लगे। भजन लाल ने भी मेरी टिकट कटवाई 2005 में, वो भी फिर हाशिए पर इस दुनिया को रुखसत होकर के अलविदा कह के चले गए। और जब 2011 में मैं बीजेपी में कुरुक्षेत्र से उपाध्यक्ष था पार्टी बीजेपी का, तो मैंने यहाँ से सांसद पद का जब चुनाव लड़ा तो यहाँ से जो है ना जीत हासिल करके सबसे बड़े मल्टी मिलियनर ओम जो जिंदल थे यहाँ पर, नवीन जिंदल, उनको हरा करके लोकसभा में गए। और लोकसभा में जब सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला 17 मार्च 2015 को ओबीसी के आरक्षण में हो रही अतिक्रमण को लेकर के फैसला आया तो पूरे हरियाणा के अंदर मुट्ठी भर लोगों ने जो आगजनी की, उसके विरोध में हमने जो है ना बीजेपी को उस फैसले को लागू करने का प्रयास किया, प्रस्ताव किया, दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन बीजेपी उन लोगों के आगे झुक गई। और उसके पश्चात आप लोगों को जानकारी है पूरे हरियाणा के अंदर जब आगजनी हो रही थी, मैं वाहिद अकेला व्यक्ति उस बात को कह रहा था कि भाई आरक्षण अब 100% करना जरूरी है जनसंख्या अनुपात में, जो संविधान का मूल प्रारूप है, क्योंकि जिसमें सभी की वोट, सभी के अधिकार बराबर हैं। 23% जनसंख्या शेड्यूल कास्ट की है, उनको 22.5% रिजर्वेशन है और 52% की हिस्सेदारी 52 थी। लेकिन आज तक जातिगत जनगणना के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जद्दोजहद कर रही है और पूरे प्रदेश के अंदर हमने रथ यात्रा घुमाई है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में। जो व्यवस्था है वो इतना ज्यादा अतिक्रमण हो चुका है कि पूरे देश की जुडिशरी जो है, जिसमें लगभग 600 जज हैं हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट में,
एक भी बैकवर्ड का जज नहीं लग सका। उस बात को जनता के सामने रखते हैं। यूनिवर्सिटियां हैं लगभग 50 के करीब। उन यूनिवर्सिटियों में 1 अप्रैल 2018 तक एक भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं लग सका। सिर्फ 10% बैकवर्ड के कच्चे प्रोफेसर हैं और शेड्यूल कास्ट की हिस्सेदारी भी 5% है। अतिक्रमण रूप में जर्नल कैटेगरी की 95% सारी प्रशासनिक व्यवस्था पर वाइस चांसलर प्रोफेसर उनके हैं। यही पोजीशन राजदूतों में है, यही पोजीशन देश के एमपी एमएलए में है। देश के अंदर जो 85% जो 52% बैकवर्ड, 23% शेड्यूल कास्ट और 10% मुस्लिम, इनका 85% जनसंख्या का जो अनुपात है वो हिस्सेदारी में सिर्फ 25% के ऊपर सीमित है। और जो 15% अपर कास्ट है, जिनको हम कहते हैं जनरल कैटेगरी, वो 75% पे काबिज है। इसी बात को लेकर के जो संविधान का खंडन हुआ, हमने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है और जन जागरण अभियान में लगे हुए हैं। सर एक सवाल, आप बहुत जमीनी स्तर पर जनहित और राष्ट्र हित और समाज हित के लिए काम करते चले आ रहे हैं और पंच से लेके सांसद तक के रहे, मंत्री भी रहे, अलग अलग पार्टियों में रहे। क्या इसका मतलब ये रखा जाए कि जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की आपने स्थापना की है, किसी भी पार्टी में आप जैसे ईमानदार, सक्षम और राष्ट्रहित जनहित के लिए लड़ने वाले नेता की जरूरत नहीं थी? देखिए, देश राजनीति आदि कालों से बाहुबलियों के हाथ में, षड्यंत्रकारियों के हाथ में, चाहे अंग्रेजों का आना है, चाहे मुगलों का आना है, चाहे जो भी राजनीति को, ये जो देश है इसमें दुनिया में 4 जगह मानव उत्पत्ति हुई। आदि मानव 5 जगह आदि मानव रूप में जो मानव की उत्पत्ति हुई, बाल वाला, पूंछ वाला, सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र घाटी की सभ्यता और आपके जो है ना अफ्रीका घाटी की सभ्यता, रूस और चीन घाटी की सभ्यताएं। देश के अंदर यूरेशिया से सबसे पहले आर्यन सभ्यता का भारत पे आक्रमण हुआ, जिन्होंने यहाँ के 4 वर्णीय व्यवस्था बना के 3 वर्ण अपने पास रखे। जो मोस्ट इंटेलिजेंट थे, ब्राह्मण, शिक्षा दीक्षा पूजा पाठ विशेषाधिकार, जो हट्टे कट्टे लोग थे वो क्षत्रिय बन गए, तुम राज करो, और जो पढ़े लिखे लोग थे वो तुम व्यापार करो, वैश्य। और यहाँ के मूल निवासियों को सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए रखा, और जो हमारे से सेवा ली वही जो है ना हमारी जाति में कन्वर्ट होगी। जिसने सब्जी उगा दी माड़ी, गऊ चरा दी गुज्जर, जिसने कपड़े धो दिए धोबी, खाट बना दी बढ़ाई और बर्तन बना दिया कुमार। ये जो व्यवस्था देश के अंदर शिक्षा से दूर रख करके 4000 साल तक यही व्यवस्था चली। इस व्यवस्था को खंडित आकर के किया सुद्धोधन के बेटे सिद्धार्थ, जो बाद में तार्किक ज्ञान प्राप्त करके गौतम बुद्ध बने। उसने दुनिया को पंचशील दी के चोरी, झूठ, नशा, अनैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या, ये 5 दुष्कर्म छोड़ मानव के कल्याण के लिए जो व्यक्ति जिए, उनको लोगों को जीते जी महापुरुष और मरने के बाद लोगों ने भगवान माना। सर एक सवाल, सर यहीं पे बहुत बढ़िया बात बताई, इसलिए सवाल पूछना जरूरी है। आज जो है आपने ये जो 5 पॉइंट बताए ये बहुत स्ट्रांग है। क्या राम की बातें करने वाले, कृष्ण की बातें करने वाले, राम राज की स्थापना करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ इन 5 बातों पर ध्यान दे के महान पुरुष बन जाना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार के लिए जो है विश्व समुदाय से जो है चाटुकारिता करना चाहिए? देखिए, आपको मैं जो बता रहा था कि यही है कि अभी जिनेवा में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, उसमें बौद्ध धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म का खिताब मिला जी। और हमारे देश का प्रधानमंत्री भी जब विदेश में जाते हैं, बुद्ध की धरती से आया हूँ, देश में कोई आता है उसे कहता है बुद्ध की धरती पे आपका स्वागत है। लेकिन 24 आवर क्या मामला हुआ जब इस देश में उसी वंशावली में पूरा देश बुद्ध में हो गया, तो इसके ऊपर धनानंद अजात शत्रु के बेटे ने बहुत ज्यादा क्रूरताएं बरती, जिसको डिफीट करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया
और बिंदुसार ने विस्तार किया, अशोक सम्राट ने उसे स्वर्णिम राज्य में पहुंचा दिया। और पूरा जो आज 24 मुल्क है जो अशोक सम्राट की जो धरोहर है, जिनमें ये सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, जो रूस, चीन, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आपका जो है ना म्यांमार, और ये सारे नेपाल, भूटान, सिक्किम, ये सारे जो देश हैं ये उस राज के भाग हैं। लेकिन जब कलिंगा युद्ध में ज्यादा लोग मर गए तो अशोक सम्राट ने तलवार फेंक करके बौद्ध धर्म अपना लिया और 84,000 स्तूप बनाकर इस देश को स्वर्णिम युग में तब्दील कर दिया। उसके बाद जब युद्ध नहीं लड़ना था तो बाकी के जो उस वंश के जो बाकी के राजा है वो सुस्त हो गए और आहिस्ता आहिस्ता बाहर के राजा आजाद होते गए और मगध राज एक छोटे राज में तब्दील हो गया लास्ट में आकर के, जिसके दरबार में आखिरी राजा बृहदत्त मौर्य अशोक वंशावली का, उसके दरबार में एक मनुवादी पुष्यमित्र शुंग जो दरबारी लेखक था, उसने लड़की की शादी राजा के साथ करके और सेनापति का पद ले लिया और सेना अपनी भर दी और उन सेनाओं के माध्यम से उस राजा को धोखे से कत्ल करके और वो राज छीन लिया और वहां से राजधानी शिफ्ट करके 184 ईसा पूर्व 2200 साल पहले उसने अयोध्या बसाई और अयोध्या में आके उसने कहा कि मैं भगवान राम विष्णु का अवतार हूँ, इन दुष्टों का राज खत्म करने के लिए आया हूँ और जो बुद्धों का सर काट के लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। इस देश से बौद्ध धर्म सारे बौद्ध भिक्षु कत्ल हुए जो पड़ोसी देशों में भाग गए। जहां जहां बुद्ध गए, जहां जहां वैज्ञानिक गए, वहीं वहीं तरक्की हुई। आज जापान 100% बुद्धिस्ट कंट्री है जो विश्व में 70% टेक्नोलॉजी कल्ला वही देश दे रहा है जहां बुद्ध है, जहां कोई देवी देवता नहीं। इस देश में पुष्यमित्र शुंग ने अनेकों देवी देवता जो बौद्ध शिवालय खाली हुए 15-15 हत्था पैरों के देवी देवता उन शिवालयों में रख दिए। जो आज बड़े बड़े मंदिर हैं सारे बौद्ध शिवालय हैं, संगाराम हैं, जो इतिहासकारों ने लिखा है। आज भी खुदाई होती है जहाँ ये राम जन्मभूमि है, वहां से बौद्ध प्रतिमाएं निकली हैं। लेकिन इस देश में जो जितने शास्त्र लिखे उनमें सब में अपना पक्ष रख के जो 4000 साल पहले तक चली व्यवस्था थी वही फिर पुनः लागू होगी। देवी देवताओं के 33 कोटि लोगों ने देवी देवता खड़े कर दिए कि अगर सरस्वती पूजने, लक्ष्मी पूजने से धन मिलता और ज्ञान मिलता तो पूरा धन और ज्ञान भारत में होना चाहिए था। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, सिंगापुर, बैंकॉक, दुबई के अंदर तो फूटी कौड़ी नहीं होनी चाहिए थी और जापान में तो कुछ नहीं होना चाहिए था जो 100% बुद्धिस्ट कंट्री है। बहुत बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश में अंधविश्वास ने ये देश खोखला कर दिया मनुस्मृति ने। और मनुस्मृति के मुताबिक जो धर्म हिंदू धर्म की किताब है उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर रखी है कि हिंदू तो एक गाड़ी दी हुई है सिंध पार के लोगों को, धर्म तो भारत के मूल निवासियों का बौद्ध धर्म और जैन धर्म यहाँ पर था, जिसको खंडित करने के लिए प्रयास किया मनुस्मृति के माध्यम से। ये मनुस्मृति ने ही इस देश का बंटाधार किया है, जिसमें लिखा गया है शास्त्रों में, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, कि इनको जैसे ढोल को पीट के काम लिया जा सकता है इसी तरह से शूद्र नारी पशु और ग्वार को पीट के काम लिया जा सकता है। नारी व्यवस्था को तो मनुस्मृति के मुताबिक मनु ने अपनी माँ और बहन को भी पाप योनि बताया है। जहां इस प्रकार की व्यवस्था के लोग पैदा हुए, जिन लोगों ने नारी व्यवस्था को जो इतना प्रताड़ित और इतना लचर व्यवस्था में धकेल दिया, सिर्फ उपभोग की वस्तु बनाया, उस देश का कल्याण कैसे हो सकता है। इस देश में सूर्य को हनुमान निकल गया जो शास्त्रों में लिखा, जमीन से सीता निकल गई, हमारे देश के अंदर मैल से बच्चे बन गए, आदमी की गर्दन के ऊपर हाथी की गर्दन लगा करके गणेश जी बना दिए, 10-10 सिरों वाला रावण बना दिया, भालू बांदर रीछ सब बोला करते थे, समुद्र भी बोला करता था, मछली के पेट से आदि नारायण भगवान पैदा हो गया, बुरा भगवान कछुए के पेट से पैदा हो गया। इस देश के अंदर जो लोगों को पढ़ाया गया
अगर वो आज के इस 21वीं सदी के तार्किक युग में भी लोग मान रहे हैं तो इस देश का कल्याण कैसे हो सकता है। इस देश में तो 4 करोड़ मंदिर हैं, जिन मंदिरों में करोड़ों रुपया रोजाना, कई सौ करोड़ रुपया रोजाना लोग उन मंदिरों में दे देते हैं, चढ़ा देते हैं। सुबह सुबह 4 बजे ही मंदिर खुल जाते हैं। और ऐसे ही धर्म का जो विस्तार किया कि तुम लाख योनियों के बाद, 1,84 योनि के बाद मानव जीवन मिला है, तुम जो भी कमाओ उसे पूजा पाठ में लगाओ, स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो फिर तुम्हारा दोबारा से गधा कुत्ता खच्चर घोड़ा बनेगा। ऐसी व्यवस्था लोगों को डरावे के तौर पर, डर के तौर पर पैदा कर दी कि ताकि लोग जो कमाएं वो हमें दान पुण्य में दे दें, और फिर नहीं तो तुम दान पुण्य करोगे तो फिर तुम्हारा गधा घोड़ा खच्चर कुत्ता बनेगा। लोग डर के मारे जो है ना, लोग अपना जो गाढ़े खून पसीने कमाई है उसे मंदिरों में पूजा पाठ में लगा देते हैं। यही हमारी गरीबी का मूल कारण है। सैनी साहब एक सवाल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि 85% जो पॉपुलेशन है उसको 25% ही आरक्षण प्राप्त है, 60% नहीं है। लेकिन ढोल, पशु, शूद्र और नारी, हाँ, ढोल गुआर, शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। आप जैसे पढ़े लिखे और विद्वान लोगों के इस आरोप पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ साधु समाज के लोग जो है ताड़न शब्द को दूसरी तरह से आजकल परिभाषित करने लगे, तो ये आप जैसे लोगों का दबाव है क्या? आपको मालूम होना चाहिए, जब जूता लेकर के आगे से कोई टकरता है जी, तो ये जो मनुस्मृति लिखने वाले लोगों ने जो काम किया जी, तो ये फिर अब शिक्षा बताने लगे इसको। भाई आप भेड़, बकरी, ऊंट, पशु को क्या शिक्षा दोगे जी? तुम्हारा मतलब है जब तुम चाहो जिस शब्द का जब मर्जी जो सरलार्थ बना दें जी। आज लिख रखा उसमें जो लिखा हुआ है, पूजिए विपर चाहे गुणहीन, मत पूजिए शूद्र को चाहे गुण संहीन। कितना भी गुणों से संपूर्ण हो, शूद्र पूजनीय नहीं है। विपर मनुवादी पूजनीय है, चाहे एक भी गुण उसमें ना हो। बताइए इस देश का कल्याण कैसे होगा? इन्होंने कोई जहाज बनाया, इन्होंने लैपटॉप, टीवी, मोबाइल क्या बनाया जिससे इनको स्वाय अंधविश्वास और मूर्खता फैलाने के अलावा और क्या किया है? सिर्फ बैठ करके खाने के प्लान किए। ये व्यवस्था इस देश में जो बनाई थी, 4 वर्णीय व्यवस्था में 3 वर्ण 3 जात के भाई, लाला जो है ना वो दुकान पर कमा लेगा, पंडित जी जो है वो पूजा पाठ और शिक्षा के नाम से लोगों को जो है ना उस माध्यम से मतलब लोगों को चिट करेगा, और ठाकुर साहब राज करेंगे, वो राज में टैक्स से कमा लेंगे। और जो बाकी के जो चौथा वर्ण है जिसमें 6743 जातियां बना रखी हैं, ये हमारी सेवा करेंगे और शिक्षा से दूर रहेंगे, नहीं तो फिर ये सवाल करेंगे। ये तो माता सावित्रीबाई फुले, भीमराव अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस देश में शिक्षा और अधिकार की ज्योत जगा दी, जिसकी वजह से लोग आज सवाल कर रहे हैं। सर एक सवाल, राजनीतिक सवाल, भारतीय जनता पार्टी ये बेहतर तरीके से जानती है कि SC ST OBC को किस तरह से अपने पाले में लाया जाए, तो ये कुछ लोगों को झुंझुना पकड़ा देती है। जैसे कि आप जैसे योग्य व्यक्ति को भी भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बनाया, तो इस तरीके से 85% की लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है जब इस कम्युनिटी के लोग भाजपा या दूसरी पार्टी में चले जाते हैं? हमारे लोगों के साथ जो RSS 1925 में बनी थी जी, अभी मोहन भागवत का बयान आपने पढ़ा होगा कि ये जातियां ब्राह्मणों ने बनाई जी, तो उसी के लोगों ने कहा कि ये तो सठिया गया जी। अब RSS के मोहन भागवत कह रहे हैं कि भाई चमारों के यहाँ जाओ, उनको मंदिरों में भी आने दो, उनके यहाँ साथ बैठ के चाय भी पियो। क्यों? अब से पहले पसीने छूट गए कि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों को जागृति आ रही है, वैसे वैसे ये इनको ताड़न के शब्द को शिक्षा बना रहे हैं, उनके साथ बैठ के चाय पीने की बातें बता रहे हैं, क्योंकि इनको परचाया जा सके, बहलाया फुसलाया जा सके। इनका मकसद अपने चुंगल से निकलने नहीं चाहिए। ये व्यवस्था जो है ना कायम रहनी चाहिए।
जबकि मनुस्मृति ने इस देश का बंटाधार किया कि हमारे से बाद आजाद हुए लोग क्यों आगे चले गए, क्योंकि वहां बराबरी के संविधान है। काम करने वाले हमारे देश के बच्चे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जब जाते हैं, वहां कोई पूजा करने जाते हैं, वहां लोगों को, काम करने वालों को अच्छी सैलरी, अच्छा पैसा मिलता है, घंटे के हिसाब से मिलता है। इसलिए लोग वहां जा रहे हैं, पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर बन के आ रहे हैं और अपने घर गृहस्थी को भी संभाल रहे हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर 5वीं फेल पंडा पुजारी, BA पास बच्चा हमारा जो है ना, उसी के पास से फरियादी बन रहा है कि मेरे को नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए। ना उसकी नौकरी लगा, ना शादी हो। ये अंधविश्वास उन लोगों ने जो फैलाया है, इसी की वजह से देश में गरीबी है। सर एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी में शामिल SC, ST, OBC के जो वर्तमान सांसद और नेता हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उनका आह्वान करेंगे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी में? इनके माध्यम से ही जो SC, ST, OBC का शोषण हो रहा है। मुट्ठी भर लोग, हर जाति में एक एक टिकट ये पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी देती रही है जी। हमारे लोग भ्रमित होकर के वोट उनको दे देते हैं अपनी जाति का समझ कर, लेकिन टिकट उनकी ऊपर से मनुवादी व्यवस्था के बीच में से आई है, शक्ति वहां चली जाती है। और हमारे लोग एक हक पाने के लिए अभी तक OBC की हिस्सेदारी पूरे देश में ऑन एवरेज 11% का हिस्सा मिला 52% लोगों को, और शेड्यूल कास्ट को मिला है 12, और मुसलमान को मिला है 2। 85% लोगों का हिस्सा अभी 25 मिला है। लुटवाने वाले लोग हमारे MP, MLA, और जो ये हमारे बीच में से ये जो छाछ बांध करके पीछे घूम रहे हैं, ये ब्लॉक अध्यक्ष है, ये जिला अध्यक्ष है, ये मंडल अध्यक्ष है, ये सारे लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में अपने लोगों का शोषण करवा रहे हैं। ये इकट्ठे होकर के अगर युद्ध लड़ते, राज कलम इनके हाथ में होती, तो इन लोगों के बच्चों को भी हक और अधिकार मिल जाते। लेकिन इनको यूज करने का प्लान बनाया जाता है। इनके किसी का इक्का दुक्का कोई बच्चा कहीं एडजस्ट करके दे देते हैं, बस वो पूरी जिंदगी इनका गुलाम बन करके इनकी जी हजूरी करता है। सैनी साहब, आप जैसे जुझारू नेता, जनाधार वाले नेता बड़ी लकीर क्यों नहीं खींचते हैं? SC, ST, OBC में बड़े नए लोगों को सांसद और विधायक बनाकर आप जो है इस लड़ाई को 85% की क्यों नहीं लड़ते हैं? इसमें आपने अब तक क्या किया? मैंने पीछे जब पूरे प्रदेश हरियाणा प्रांत के अंदर जी प्रेशर के अंदर बीजेपी ने हमारे लोगों के हकों के साथ खिलवाड़ किया था जी, तो हमने 8 रैलियां करके लोगों को अवेयर करके लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी बना करके लगभग SC और BC मायावती के साथ समझौता करके 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ी जी, और लगभग 90 की 90 सीटें हमने 100% चुनाव विधानसभा का लड़ा। लेकिन अभी हमारा समाज जागृत नहीं हो सका। कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों के हवा देखकर प्रभाव में आकर अपनी वोट फेंक देता है। कौन सी पार्टी की हवा ज्यादा है? अभी ये बैकवर्ड और दलित समाज हवा में उड़ रहा है। इनको अपने नफे नुकसान का अभी हम पूरा का पूरा ज्ञान नहीं दे सके। लेकिन अंधविश्वास के खिलाफ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी 24 आवर लगी हुई है। पूरी रथ यात्रा देश में चल रही है और हम इनको इस प्लान, अगर इस प्लान में भी कुछ ये लोग नहीं समझ पाते तो 2019 में एफिडेविट दे सकता हूँ, राज जो है ना HBC का आ जाएगा। ठीक, एक सवाल 2029 में ये लोग अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। इनको पता लग जाएगा जूते खा खा करके कि हमारी हालत किसने क्या की। सर एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शासन से त्रस्त SC, ST, OBC को राहत देने के लिए क्या आप समान विचारधारा वाली किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे? देखिए, हमारा मुद्दा है 100% आरक्षण, एक परिवार एक रोजगार। बहुत बढ़िया। किसान मजदूर को जैसे दूसरे देशों में आधी लेबर सरकारें देती है, क्योंकि खेती घाटे का सौदा है। इसमें मजदूर को 2 गुनी तनख्वाह मिल जाएगी
और जो है ना आधे पैसे सरकार दे देगी, उसको लेबर के आधे किसान दे देगा, तो उससे मजदूर की पगार 2 गुनी हो जाएगी, किसान को आधे रेट पे मजदूर मिल जाएंगे। 65% आबादी किसान की और मजदूर की जब सरकारी योजनाओं और उत्पादन से जुड़ जाएगी, जीडीपी बढ़ जाएगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में compete करने के मुकाबले में हम आ जाएंगे। और ये देश में जो भूखमरी और बेरोजगारी है, 5 किलो दाने बांधने की लोड़ नहीं पड़ेगी। ये बहुत बढ़िया प्लान है, ये प्लान तो आपका बहुत बढ़िया है। इसको लेके जन जन तक जाना चाहिए राष्ट्रीय लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी को। हम लगे हुए हैं, रोजाना रथ यात्रा में बाहर जनता में फील्ड 10-10 प्रोग्राम करते हैं, घंटा लोगों को कैडर लगाते हैं जी। तो इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे से बात की, लोगों के बीच में मेरी आवाज को पहुंचाने का काम किया, इसके लिए सलूट आपको, धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते।